आज हम बात करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण की। शुरू करते हैं। सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हर पदार्थ के साथ कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण हमेशा जुड़ा हुआ होता है। उसका कारण क्या है? इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। दोस्तों, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक आवेश है और वो आवेश रुका हुआ है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही बात है। और अगर एक आवेश एक समान वेग से चल रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में एक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि गति करता रहता है परमाणु के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में गति कर रहा है तो एक आवेश है जो एक समान वेग से चल रहा है, मतलब वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। आप एक बात को दिमाग में फिक्स कर लें कि अगर कभी भी कोई आवेश चलता है तो वो दो चीजें बनाता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक आवेश है और परमाणु के अंदर चल रहा है, तो वो भी क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। आगे पढ़िए। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो आप ये मान सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे एक छोटा सा चुंबक बन रहा है परमाणु के अंदर, क्योंकि आवेश के चलने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आगे, उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी इसको आप ये समझें कि चुंबकीय आघूर्ण एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि है। ओके, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। पहली गति उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। अब क्या होती है कक्षक गति? समझिए, जैसे सूरज देवता के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। ये आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। बिल्कुल वैसे ही नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला बंदा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इसके कारण आवेश चलता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। यह कहलाता है कक्षीय गति। तो एक तो कक्षीय गति के कारण आता है चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, एक चक्कर लगाती है एक साल में, अपने अक्ष पे घूमती है, एक चक्कर लगाती है एक दिन में। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ घूमता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमता है तो उसको बोलते हैं चक्रण गति। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र आता है कक्षीय गति के कारण जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आता है चक्रण गति के कारण जब वो अपने अक्ष पे घूमता है। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व में क्या कारण होता है, तो आप बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गतियां होती है, एक होती है उसके नाभिक के चारों तरफ गति जिसको हम लोग नाम देते हैं कक्षक गति का, और दूसरी गति होती है उसका खुद के अक्ष पर, और उस गति को हम क्या नाम देते हैं? चक्रण गति। सही बात है। जैसे पृथ्वी घूमती है कक्षीय गति में, चक्रण गति में, वैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है कक्षीय गति में और चक्रण गति में। सही बात है। अब दोस्तों, पदार्थ को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 संवर्गों में विभाजित किया गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को मैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाऊंगा। फिर से, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को मैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाऊंगा, और लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, इन तीनों को मैं डोमेन के आधार पर समझाऊंगा। अब डोमेन क्या चीज होती है मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, बट आप एक बात याद रखें, आपको लगेगा सेम सेम कि सर अनुचुंबकीय और लोह तो सेम है, बट मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि इन तीन को मैं एक्सप्लेन करूंगा डोमेन के आधार पे और इन दो को मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रॉन के आधार पे। ये बात आप याद रखें।
अब शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। अब दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुचुंबकीय। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को मैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर एक्सप्लेन करूंगा। तो अब दो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो तरह से होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के डब्बे में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा होता है, सही बात है, धनात्मक चक्रण। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे घड़ी की दिशा के विपरीत, इस तरह से। तो एक डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, डब्बा मतलब कक्षक, एस कक्षक, ऐसे ही पी में 3 डब्बे होते हैं। आपने पढ़ा होगा डी में 5 डब्बे होते हैं, एफ में 7 डब्बे होते हैं। तो यहां पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की तरफ, एक घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो समझिए बात को, अगर एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका जस्ट विपरीत होगा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर एक आवेश इस तरह से चलता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर आवेश इसका उल्टा चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। सही बात है। अब अगर किसी डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वहां पे युग्मन नहीं है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी एक निश्चित दिशा आएगी। परंतु अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो एक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल कर देगा और यहां पे आपको कुछ भी चुंबकीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए नोटेशन है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0। और चुंबकीय आघूर्ण भी एक चीज होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो भी चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय आघूर्ण भी यहां पर जिसका सिंबल म्यू होता है वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। मैंने आपको कारण बताया कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण आएगा 0। परंतु अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक ही दिशा में आएगा, क्योंकि सिर्फ क्लॉकवाइज है। मान लीजिए इस तरह से और भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान एक निश्चित मान आएगा, वहां पे वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये वाला जो केस है वो होता है अनुचुंबकीय में और ये वाला जो केस है वो होता है प्रतिचुंबकीय में। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं क्योंकि इनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से इनका कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए ये दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं दुर्बल रूप से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसी दिशा में ये संरेखित हो जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जैसे लोहे की बात करें Fe3+, तो मान लीजिए आपने क्या किया, लोहे की कील ली और उसको चुंबक से जोड़ा। तो जैसे आप लोहे की कील को चुंबक से जोड़ते हो और उसके पास में दूसरी लोहे की कील लेके जाओगे तो वो लोहे की कील, ये वाली लोहे की कील उसको अपनी तरफ चिपका लेगी। ये खेल तो आपने बचपन में खेला होगा कि एक चुंबक से कील को पकड़ा, उस कील से दूसरी कील को, उस कील से तीसरी कील को। पर जैसे आप चुंबक को हटाते हैं वैसे ही इस कील का जो चुंबकत्व था वो गायब हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। आई होप आप समझ पाए हैं कि अगर चुंबक से आपने कील को जोड़ा तो वो कील भी चुंबक की बात व्यवहार करती है। कब तक, जब तक कि वो चुंबक उस कील से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपने चुंबक को हटाया ये कील वापस पहले से हो जाती है और ये अपना चुंबकत्व खो देती है। तो वो होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देता है। चुंबक हटा दो ये भी गायब। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकत्व का कारण होता है एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने आपको बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा, वही कारण होता है अनुचुंबकीय के चुंबकत्व का। और इसका उदाहरण हो गया दोस्तों O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+ आदि। तो ये था आपका अनुचुंबकीय।
दो बातें खास याद रखनी है, अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा ये दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, तीसरा ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना गुण खो देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय की। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं प्रतिचुंबकीय। जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिचुंबकीय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के कारण अगर एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमकर कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है तो दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर उसका विपरीत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपको नेट कोई भी चुंबकीय गुण देखने को नहीं मिलता है। इसी बात को लिखा है, पढ़िए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दोस्तों आकर्षित तो ये हो नहीं रहा, आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण 0 है, तो हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, उसका उल्टा लिखते हैं हम। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब इनको आप चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाओगे तो इनको चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसी कारण से इसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसलिए कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देता है। एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कि जल, नमक और बेंजीन। उदाहरण है इसका C6H6, आपका वही प्यारा सा बेंजीन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत याद कर रहा है। कुछ टाइम बाद अपन शुरू करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन, तो आपको जल्दी से मिलवाया जाएगा। तो जल, नमक और बेंजीन ये जो है ये आपके किसके उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय के उदाहरण है। आप नमक के पास में, जल के पास में चुंबक को लेके जाइए, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है चुंबक के अंदर, जबकि लोहे के पास में लेके जाओगे तो खिंचावा चला जाएगा उसके पास। सही बात है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लोह चुंबकीय की, प्रतिलोह चुंबकीय की और फेरी चुंबकीय की। तो मैंने आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय एक्सप्लेन कर दिए इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अब मैं आपको ये 3 एक्सप्लेन करूंगा डोमेन के आधार पे। तो शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ को। लोह चुंबकीय पदार्थ को समझने से पहले हमें डोमेन को समझना पड़ेगा। देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन, जो पदार्थों के धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं और इसे हम डोमेन कहते हैं। मतलब डोमेन धातु आयनों के छोटे छोटे खंडों का समूह होता है। मतलब अभी तक तो क्या था? अभी तक तो इलेक्ट्रॉन अकेला था। हम यहां जब बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन अकेला था, अयुग्मित था, इलेक्ट्रॉन अकेला था, युग्मित था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, यहाँ पे जो धातु आयन है वो धातु आयन छोटे छोटे खंडों में जुड़ गए हैं और उनके छोटे छोटे खंडों में जुड़ने से जो समूह बनाया है ठोस के अंदर, उस समूह को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। और हर एक डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो पहले अकेला इलेक्ट्रॉन था, अब धातु आयनों के छोटे छोटे खंडों का समूह है। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाना चाहूं तो कुछ ये इस तरह का सीन है कि एक छोटा सा समूह ये हो गया, एक छोटा सा समूह ये हो गया, एक छोटा सा समूह ये है, एक छोटा सा समूह ये है, इसी प्रकार एक छोटा सा समूह ये है। सही बात है। तो ये जो मैंने बनाया ये सारे डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ऐसे बहुत सारे डोमेन है। सही बात है। इन सब की दिशा लगभग एक है, इन सब की दिशा लगभग एक है, इन सब की लगभग एक है, इन सब की लगभग एक है। मतलब इन्होंने, धातु आयनों ने आपस में छोटे खंडों में एक साथ समूहित होकर क्या बना लिया है? डोमेन बना लिया है। अब आई होप आपके डोमेन समझ में आया है। और डोमेन, हर डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये डोमेन एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ये सारे इस तरफ एक चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो पढ़िए, लोह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े, मतलब जब तक हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है तब तक डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जितने भी डोमेन हैं ये सारे डोमेन अंट शंट कहीं भी अभिविन्यासित हैं, अर्थात अनियमित व्यवस्था है डोमेनों की, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। मतलब एक डोमेन उधर है, एक डोमेन इधर है, एक उधर है, एक इधर है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं?
कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। परंतु जब हम पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर रखने से सारे डोमेन लगभग आपको लगेगा कि एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन एकदम सिंसियर नहीं होते कि सारे एक लाइन में आ जाएंगे, बट हाँ आपको देख करके फील आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पर अब जो डोमेन है वो लगभग एक दिशा में आ चुके हैं। आई होप आप डायग्राम में समझ पा रहे हैं कि पहले कहीं भी कोई भी किधर भी था, बट जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र के लगाते डोमेन जो है वो एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए हैं और इससे प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। सही बात है। और इतना प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है कि अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दो तो भी इसका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है। अर्थात अगर इनको मैं डोमेन के रूप में दिखाऊं तो सभी डोमेनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक ही दिशा में आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, ये डोमेन है सारे, और सारे डोमेनों का चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में आ चुका है। तो इस स्थिति में पदार्थ को जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो सारे डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए, जिससे एक प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ और इतना प्रबल है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी सभी डोमेनों का क्रम बना रहता है और लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं। सही बात है। तो ये था दोस्तों आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। और दोस्तों उदाहरण की बात करें तो लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है लोहा, निकिल, CrO3, कोबाल्ट और गैडोलिनियम। गैडोलिनियम भी एक तत्व होता है। तो ये होते हैं आपके लोह चुंबकीय पदार्थ, ये इसके उदाहरण है और सारे डोमेन एक ही दिशा में रहेंगे। सही है। बस डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि डोमेन बस ये समझें कि इलेक्ट्रॉन अकेला था पहले, अब धातु आयनों का जुड़ाव हो गया है और धातु आयन जुड़ करके एक समूह बन गया है, उस समूह को डोमेन कहते हैं। तो ये पूरा समूह मैंने यहाँ पे दिखाया है, मतलब इस पूरे समूह का जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है वो ये है, दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सब इधर उधर थे, चुंबकीय क्षेत्र के आते ही सारे एक ही दिशा में आ गए और हमारा निर्माण हुआ लोह चुंबकीय पदार्थ का। अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और याद रखें अब इन तीनों को मैं डोमेन के आधार पर ही समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की और फेरी चुंबकीय पदार्थ की। देखिए ये तीनों एक्सप्लेन होते हैं डोमेन के आधार पर। अब लोह चुंबकीय पदार्थ तो ऐसा है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसके सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं, सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं। परंतु प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में ऐसा होता है कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो डोमेन इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करते हैं कि ये डोमेन, अगर दो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में दिखा रहे हैं तो दो डोमेन उसके विपरीत दिखाएंगे। आप फिर से समझे दोस्तों, ये दो इलेक्ट्रॉन के बेस पे एक्सप्लेन हुए थे और ये तीन डोमेन के बेस पर हो रहे हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो इनमें से अगर दो एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो दो विपरीत दिशा में कर रहे हैं, जबकि लोह चुंबकीय में क्या था, ये सभी एक ही दिशा में कर रहे थे, ये सभी एक ही दिशा में कर रहे थे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रबल रूप से आकर्षित होता है। परंतु यहां पर आप पढ़ें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय की जैसे ही होती है, मतलब जैसे इसमें डोमेन बने हुए थे वैसे इसमें भी डोमेन है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी ये सभी विपरीत दिशा में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा और नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 आएगा। तो यहां पर प्रतिचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे युग्मित थे, इसलिए 0 आ रहा था। यहां पे डोमेन विपरीत दिशा में, इसलिए 0 आ रहा है। तो ये अंतर है इन दोनों में और इन तीनों में, डोमेन का और इलेक्ट्रॉन का। फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, फेरी चुंबकीय पदार्थ में जैसे आपके पास डोमेन है,
तो ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये डोमेन है इस दिशा में, ये डोमेन है इस दिशा में, एक डोमेन है इस दिशा में, दो डोमेन है इसके विपरीत दिशा में। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, बट एक डोमेन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा, तो वहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रिस्पॉन्स करेगा। तो पढ़िए, डोमेनों में चुंबकीय आघूर्ण समांतर व प्रतिसमांतर दिशाओं में असमान होते हैं। ये समांतर दिशा है एक तरफ और ये उसके विपरीत प्रति समांतर। तो जितने डोमेन समांतर में है उतने डोमेन प्रति समांतर में नहीं है, इसलिए बिल्कुल शून्य नहीं आ सकता। यहां पे देखिए, यहां जितने समांतर में है उतने ही प्रति समांतर में है, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है, जबकि यहां पर नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं आएगा। असमान होता है तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, फेरी चुंबकीय और लोह चुंबकीय में क्या फर्क है? तो लोह चुंबकीय में सभी डोमेन एक ही दिशा में है, तो यह प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है, परंतु इसमें कट पिटने के बाद बेचारे कुछ ही डोमेन बचते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो यह आकर्षित तो होता है परंतु उतनी तेजी से नहीं, उतनी प्रबलता से नहीं जितनी से लोह होते हैं। और प्रति तो बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि जितने डोमेन है समांतर उतने ही है प्रति समांतर, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। बस मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, याद रखें, चुंबकीय गुण आता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, कक्षीय गति, अक्षीय गति। अब ये दो एक्सप्लेन होते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पे, ये तीन एक्सप्लेन होते हैं डोमेन के आधार पे। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, अगर इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय। सही बात है। फिर ये तीन है डोमेन। अगर धातु आयनों के अंदर छोटे छोटे खंड मिलकर एक साथ समूहित हो जाते हैं तो उससे निर्माण होता है डोमेन का। सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो सारे डोमेन अनशंट रहते हैं, इधर उधर अभिविन्यास रहते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अनियमित अभिविन्यास। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका लोह चुंबकीय। और लोह चुंबकीय बहुत प्रबलता से आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। परंतु जितने डोमेन समांतर है उतने ही डोमेन प्रति समांतर हो और एक दूसरे को निरस्त कर दें तो फिर वो कहलाता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। जितने समांतर हैं उतने प्रति समांतर नहीं है, तो कुछ ना कुछ बच जाएगा डोमेन के केस में, और फिर वो कहलाएगा फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, मैग्नेटाइट, MgF2O4 आदि। सही बात है। तो बस ये समझे, इन दो को एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इन तीन को करना है आपको डोमेन के आधार पे। और डोमेन याद रखें कि ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं और इसको डोमेन कहते हैं। तो इन सब में डोमेन लगता है, इन सब में इलेक्ट्रॉन लगता है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने सफलतापूर्वक चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है थ्योरी में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो से अध्याय 2 आरंभ करेंगे जिसका नाम है विलयन।